राधे राधे भैया। राधे राधे भैया, राधे राधे। दर्शकों को भी जय श्री राधे, उनका जय बहुत श्री बहुत राधे। स्वागत है। बहुत सुंदर से आपके गुरुकुल में, आश्रम में ये कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। पीछे कमल कुंड है, 3-4 कमल खिले हुए हैं, सुंदर प्यारे प्यारे। तो हम इस खूबसूरत जो वातावरण है अभी उसमें, आश्रम में आपका, दर्शकों का स्वागत करते हुए आज एक वैसे तो सबसे पहली किताब है जो आपने पब्लिश की है जी। गुरुजी रविंद्र शर्मा जी के ऊपर, हमें पहले ही उस पर बात कर लेनी थी, इन खैर देर आए दुरुस्त आए। तो हमने अभी अब पुस्तक आप थोड़ा दिखाएंगे, उसका शीर्षक है स्मृति जागरण के हरकारे। तो मैंने भी जब पहली बार इस बुक का टाइटल देखा तो हरकारे, एक तो वर्ड समझ में नहीं आया मुझे, और फिर बहुत कहना कि चाहिए ना कि जो, स्मृति जागरण भी हाँ, उसी तरह का शब्द टाइटल जो है रहा। ना बड़ा कैची सा नहीं लगा। फिर आपने जब उस पर कहा कि पढ़ो इसको, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा। तो हमने बहुत सारे स्मृति जागरण की अभी हम आपसे बात कर ही रहे थे, कुछ एक रेफरेंसेस हमने सुने हैं, जैसे कि सुने और देखे भी हैं, रामायण वगैरह में पढ़े हैं, जैसे कि हनुमान जी की स्मृति चली गई थी कि उनके अंदर कितना सामर्थ्य है, शक्ति है, तो वो जामवन जी ने याद दिलाई थी। और ऐसे ही अर्जुन जी के साथ हुआ था महाभारत में, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी को जो उपदेश दिया, तो एक तरह की स्मृति उन्होंने जागरण कराई थी। और आप भी रविंद्र शर्मा गुरु जी के बारे में बताते हैं कि वो भी जब आप उनसे मिलते थे, बात करते थे, वो भी स्मृति जागरण के बारे में बात करते थे। तो इस पुस्तक के आश्रय से ही हम थोड़ा सा उस पर आपसे निवेदन करेंगे कि आप प्रकाश डालें कि गुरुजी रविंद्र शर्मा जी ने किस तरह की स्मृति के जागरण की बात कही है, और वो कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे तो हमारी और दर्शकों की समझ थोड़ी सी गहरी होगी। तो पहले तो स्मृति जागरण के हरकारे, ये पुस्तक के बारे में बताऊं आपको कि पुस्तक हरकारे का मतलब शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, जैसे आप भी बता रहे थे। जी हरकारे का मतलब हुआ करता था, पहले जो कोटवार हुआ करते थे, डिंडोरी पीटना होता था। लोग गांव में जा के दुदुम्बी बजा के डिंडोरी पीटी जाती थी, और सूचना देने वाले जो लोग होते थे उनको बुंदे हरकारे बोला जाता अभी था। भी गांव में जो वो क्या मुनादी करते हाँ, हैं, क्या मुनादी करते हैं, कराते हैं जो, मुनादी बिल्कुल करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। वो। तो वो कब, अब तो खैर कम हो गया है ये व्हाट्सएप वगैरह के दौर में, लेकिन पहले जी अभी 10-12 साल पहले तक ये बकायदा ये चीज़ें होती थी। जी जो सूचनाएं जो देने की जो हुआ करती थी, शासन प्रशासन की, राजा महाराजा की, जो गांव-गांव पहुंचाई जाती थी, तो वो उनको करने वाले जो लोग, मुनादी करने वाले लोगों को हरकारे बोला जाता था। रामायण सीरियल में हमने देखा है ऐसा ना, हाँ, ढोल बजाते हुए बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी, चंद्रगुप्त में, हाँ रामायण ठीक में ठीक, ये अभी सब है, याद आ रहा है, अच्छे बिल्कुल। से याद आ रहा तो ये जो हरकारे उस सेंस में है कि गुरुजी भी एक स्मृति जागरण का के हरकारे के रूप में है, कि उसकी मुनादी पीटते रहते थे कि भाई अपनी स्मृति जागरण कराओ, अपनी स्मृति जागरण है। कराओ। तो स्मृति जागरण यहाँ जिस संदर्भ में बात हो रही है, वहाँ ये हमारी जीवन शैली की, हमारी भारतीय व्यवस्थाओं की, सभ्यताओं की, जो जो जिस चीज़ के ऊपर, जिस धरातल के ऊपर हमारी पूरी भारतीय सभ्यता खड़ी हुई थी, उस सभ्यता के विषय में स्मृति जागरण की बात हो रही है। जी कि आज जिस तरह से आधुनिकता का पूरा प्रकोप छाया हुआ है, और हम लोग भी अंग्रेज़ों के आने के बाद जो पूरी पाश्चात्य सभ्यता धीरे धीरे हमारे ऊपर लागू हुई, और उस पाश्चात्य सभ्यता ने हमारी भारतीय व्यवस्था को पूरी तरह से ढक लिया। और ये खाली 1947 तक की बात होती तो भी ठीक था, 1947 के बाद भी हम उसी चीज़ को ही कंटिन्यू करते आ रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, हमारी शिक्षा की व्यवस्थाएं, हमारी आजीविकाओं की व्यवस्थाएं, हमारी नौकरी चाकरी करने के ढंग जो हैं, तो लगातार शहरीकरण हो रहा है, जो शहरीकरण है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिसमें आधुनिकता पूरी तरह से हावी है, उस संदर्भ में हमारी व्यवस्था, हमारी सभ्यता किस तरह की रही है, जो जो न केवल, मैं जैसे बाकी बार बार भी आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि जो न केवल वैज्ञानिक थी, बल्कि कलात्मक भी थी, प्रकृति सम्मत भी थी, सामाजिक भी थी, और आर्थिक रूप से भी सबको समानता प्रदान करने वाली थी। सामाजिक थी, अर्थव्यवस्था भी सामाजिक अर्थव्यवस्था थी। तो और साथ में साथ आध्यात्मिक भी थी। आध्यात्मिकता जी। तो इतनी सारी चीज़ें जो साथ में रही है एक तरह से, जो हमारी व्यवस्था, उसके बदले हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं आज, वहाँ केवल आर्थिक 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 ही मामला रह गया है। जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है आजकल प्रकृति के, इसके पर्यावरण संरक्षण का, वो भी सब हम लोग देख रहे हैं कि केवल ऊपरी ऊपरी तौर पे, केवल ऊपरी ऊपरी तौर पे है। बरसात के मेंढक की तरह है, बरसात आती है, मेंढक बिल्कुल जैसे बिल्कुल निकलते हैं, बिल्कुल, बस वैसे ही जब फोटो वीडियो में अपना बिल्कुल, वो स्मोक अच्छा जब लगा, आता है, जब हाँ। वो ठंड आती है, जब वो पराली जलने लगती है और ये होने लगता है, तो दुनिया उस समय ऑड इवन ये वो सब हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर ढाक के 3 पात। तो ये जो पूरी व्यवस्था, उस संदर्भ में ये गुरुजी स्मृति जागरण की बात करते हैं जी कि हम लोग कौन थे, हमारी व्यवस्थाएं क्या थी, हमारी सभ्यताएं कैसी थी, उस संदर्भ में ये स्मृति जागरण की बात कर रहे हैं। और ये
थी बस कहना नहीं होगा उचित, अभी भी है। लेकिन यही है कि कुछ जगहों पे बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में, छोटे छोटे रूप में अभी भी है। हम विवाह संस्कार करा ही रहे ना, अभी भी बहुत तरह की चीज चल रही है, लेकिन विवाह संस्कार तो हो रहा हो ही है, रहा तो वो छोटे मोटे तौर पे है ही उस समय। लेकिन वो सारी चीजें गांव में भी जाते देखते हैं, और फिर थोड़ा सा और इंटीरियर वाले गांव में जाते हैं, क्योंकि गांव भी अब बहुत तेजी से शहर बनते जा रहे हैं, तो इंटीरियर गांव वहाँ भी थोड़ी बहुत है। तो ये थी बस वाली बात नहीं है, अभी भी उसके ट्रेसेस हैं, अभी भी उसके आंशिक रूप से बची है, बिल्कुल आंशिक रूप से बची टुकड़ों हुई में है, बोल सकते हैं उसको। बिल्कुल। तो ये स्मृति जागरण का संदर्भ हुआ। पुस्तक का संदर्भ ये है कि ये पुस्तक हमने सबसे पहले 2012 में जी लॉन्च की हुई थी। उस समय गुरुजी का षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम था, और षष्ठी पूर्ति वाले कार्यक्रम में 60 साल जब गुरुजी के पूरे हो रहे थे, तो उस समय ये पहली बार ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक में गुरुजी के काम के बारे में, गुरुजी के व्यक्तित्व के बारे में, अलग अलग लोगों ने उनको किस तरह से देखा है, उस संदर्भ में उन सारे लोगों के लेख समाहित थे। उस समय लगभग 40-42 लेख के साथ में इसकी पहला संस्करण जो चालू हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और बहुत ही उसका रिस्पांस बहुत ही, मतलब 1 साल के अंदर ही हमारी जितनी प्रकाशित प्रतियां थी वो सारी सेल आउट हो गई थी। और फिर गुरुजी से हम लोग कई बार बोलते रहते थे कि इसका पुनर्प्रकाशन किया जाए, पुनर्प्रकाशन, लेकिन वो थोड़ा इस मामले में वही थे कि क्या जरूरत है आशीष, रहने दो ना, आराम से जब मैं चला जाऊंगा तब करते रहना। तो इस पूरी प्रक्रिया के तहत ये रुका हुआ था। तो और फिर जब 2018 में गुरुजी शांत हुए, तो उसके 1 साल के बाद फिर से इसमें हमने वर्क करके, तो जितने पुराने लोगों के लेख थे उन लेखों को रिवाइज किया, लोगों ने अपने अपने लेख रिवाइज किए। कुछ और लोग उस परिधि, मतलब उस समयावधि में जो गुरुजी के संपर्क में आए थे, जिन्होंने उनको प्रभावित किया, तो उनके लेख समाहित, तो लगभग 68 लोगों के इसमें लेख हैं जी। गुरुजी के काम के बारे में, गुरुजी को जैसे उन्होंने देखा, उनसे जैसा उन्होंने सीखा समझा। और ये बड़ा मतलब आश्चर्यचकित करने वाला है कि इसमें सारी वैरायटी के लोग हैं। वो एक्सट्रीम जो आज की कैटेगरीज है उसके हिसाब से एक्सट्रीम लेफ्ट वाले भी मिलेंगे, एक्सट्रीम राइट वाले भी मिलेंगे, कोई कारीगरों वाले मिलेंगे। और जिस तरह से गुरुजी ने देखा और जिस तरह से लोगों को प्रभावित किया, उसके भी बहुत ही बड़े वेरिएशन है, मतलब बहुत ही विविधता है उसमें भी। तो उसमें कोई ब्रह्मचारी हैं, साधु सन्यासी हैं, तो कोई IAS ऑफिसर हैं, तो कोई ग्रास रूट पे काम करने वाले कारीगर हैं, कोई कला के संबंध में करने वाले हैं, कोई अध्यात्म के संबंध में करने वाले हैं। तो सबको, सबने गुरुजी से क्या क्या लिया, इसके बारे में इस पूरी पुस्तक में कवर्ड है। तो ये पहला संस्करण जो था, और ये फिर अभी दूसरा संस्करण है, ये भी लगभग समाप्ति की ओर है। तो अभी इसके तीसरे संस्करण की बातचीत चल रही है जी। तो अगर थोड़ा सा आप आइडिया दें कि जैसे आपने कहा कि भारतीय जो हमारी व्यवस्था रही है, जीवन शैली रही है, इसमें सभी चीज़ों का समावेश रहा है, उसकी स्मृति जो है गुरुजी जागरण की बात करते थे। तो अगर आप ब्रीफ में बता पाएँ कि किस तरह का हमारा समाज था, हमारी जीवन शैली थी, और आज के समय में अगर जैसे हम और दूसरे लोग दर्शक भी देख रहे होंगे, तो हम किसी चीज़ में तभी कोई इंटरेस्ट लेते हैं जब हमें लगता है कि उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। और अभी जैसे जितना मैंने समझा है, बहुत अल्प मतलब मात्रा में जी, तो उससे लगता नहीं, जैसे मैं खुद का ही देखता हूँ तो कुछ कर नहीं पाता हूँ, मतलब हम जब तक मतलब उसको फिजिकली है ना, भौतिक रूप में जब उसके बारे में कुछ ना कर पाए, तब तक हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो अगर वो उसको जानने के बाद हम इंटरेस्ट लें तो क्यों लें, एक भी ये भी सवाल आता है कि उसको क्यों जाना है। सिर्फ स्मृति जैसे, हाँ ठीक है स्मृति में आ गई है, उसका आगे हम करेंगे क्या, जब कुछ कर नहीं पाएंगे तो ऐसा थोड़ा सा आप बताएंगे। नहीं देखिए क्या है, 2-3 चीज़ें। एक प्रश्न तो ये हुआ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना चाहिए, करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि उसको फिजिकल रूप में जानने वाली चीज़ है कि ऐसी चीज़ें जो हम लोग कर सकें। तो उस विषय में मेरा ये कहना है कि ये सही है कि आम जन सामान्य के लिए तभी जब वो चीज़ें काम आती हैं जब उसमें वो कुछ कर पाता है। लेकिन कुछ जो लोग हैं जो उसमें, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये निकल जाए ट्रैक्टर, आधुनिकता की देन ही है। गांव पहले कैसे शांतिपूर्ण थे, बड़े बड़े राक्षस दौड़ते हैं सड़कों पर। बिल्कुल। तो जो स्वतंत्रता के समय की जैसे अपन बात करें जी, तो कुछ लोग हैं, जब आपको प्रोग्राम के रूप में आपको मिल गया कि आपको भारत छोड़ो करना है या बहिष्कार करना है सामग्रियों का, तो लोग बाग अपने सामग्रियों का बहिष्कार करने लगे। असहयोग करना है तो लोग असहयोग करने लगे। तो ये प्रोग्राम
आ जाए तो बहुत सारे लोगों के पार्टिसिपेशन हो जाता है, लेकिन जब तक प्रोग्राम नहीं था, ये खाली गुलामी बंदिश हमको समझ में आ रही थी, तो बहुत सारे लोग वो काम नहीं कर पाते हैं ना। जी। लेकिन कुछ लोग बहुत ही बिरले जब उस व्यवस्था को समझते हैं कि हमको क्या करना है, तो उस दिशा में मार्ग तलाशते हैं। तो कुछ लोग जैसे गांधी जी थे या बाकी सारे जो लोग थे जिन्होंने ये पूरे प्रोग्राम्स बनाए, फाइनल किए, उसकी अब उन लोगों को किसने इग्नाइट किया? कुछ जो चीजें रह गई थी उसने इग्नाइट किया। तो ये यदि ये स्मृति जागरण के माध्यम से पहले शुरुआत में कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग है, आज का उदाहरण लेके दें तो जब पूरी तरह से केमिकल फार्मिंग लगभग हमारे देश में आ गई थी, तो ऑर्गेनिक बची हुई थे अवशेष के रूप में, लेकिन जिसने पहली बार ऑर्गेनिक का वो मामला किया होगा तो उसको तो कुछ ही समझ में नहीं आ रहा, मतलब बाकी लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो तो ये बोला जा रहा है यार क्या करें, हम इसमें कर ही नहीं सकते ऐसे कैसे। लेकिन जब कोई एक आदमी जिसने ये लंबा चौड़ा गेम खेला, समझा, देखा, जाना, उस पर लगातार प्रैक्टिस की, तो फिर लोगों को लगा कि ये तो करने वाली चीज, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। आज कितने सारे लोग हैं, 25, 30, 40 साल का ही तो मूवमेंट है ऑर्गेनिक वाला, आज कितने सारे लोग ऑर्गेनिक पे वो कर रहे हैं। तो ये टाइम फ्रेम वाली बात है। तो कुछ लोग जो गुरुजी के भी बातचीतों से बाकी सब लोग, कुछ लोग इस तरह से निकल के आएंगे जो इस पूरी चीज को पहले कार्यक्रम के रूप में लेके आए। सिर्फ आप जैसे बोल रहे हैं कि करने लायक मुश्किल होता है, बिल्कुल आम जन सामान्य के लिए मुश्किल है, लेकिन अब जैसे जीविका आश्रम में यहाँ आप आते रहे, अब ये भी तो उसी में से निकला है ना। बिल्कुल। तो जब इसकी चीजें निकल आती हैं, इस तरह की चीजें निकल आती हैं, ये सारी चीजें समझ में आती है, तो फिर ये लोगों के लिए करना आसान हो जाता है। तो ये फेजेस के रूप में देखना चाहिए इसको, कि इसमें से शायद इस सब सुन के, देख के, जान के 8-10 लोग इस तरह से माइंड इग्नाइट होगा जो इस विषय में सोचेंगे, वो फिर आगे इसके प्रोग्राम्स लेके आएंगे, आगे चीजें बढ़ेंगी और फिर वो चीज हो पाएगी। बिल्कुल। तो ये तो एक चीज हुई। दूसरी चीज ये है क्या चीजें, सुंदर बढ़िया सा एक कोइंसिडेंस जो पहले भी हुआ है, चाय नहीं वार्तालाप और इस जगह की खूबसूरती को ये क्षण बढ़ा देता है। करने लायक ये चीज़ है अभी फिलहाल तो। धन्यवाद चाय के लिए। कुल्हड़ भी दिखा दो भैया, मिट्टी का कुल्हड़, पीतल की केतली। कंजूसी तो नहीं किया ना चाय डालने? धन्यवाद। एक घूंट बस और का। धन्यवाद। बस बस जी। पिछले कुछ वीडियो में मुझे ध्यान आ रहा भी आपकी बात से कि जब तक कोई चीज़ हमको उस चीज़ का कोई मॉडल ना देखे, कितनी चीज़ सुंदर है। आज तो जैसे गांव की आप जैसे बात ही कर रहे हैं, गांव शहर होते जा रहे हैं। अब वैसे घर भी नहीं बचे हैं, वैसे कारीगर भी नहीं बचे हैं, वैसे लोग भी नहीं बचे हैं, पहनावे से लेके बोलचाल से लेके सब चीज़ से। तो आपने एक बार बात की थी कि आप बता रहे थे कि आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, और आपने जब उस बात को मेंशन किया ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्यूमेंटेशन मतलब सिर्फ कागज़ में या वीडियो या इसमें नहीं, ये जो एक मॉडल जैसा है ये भी डॉक्यूमेंटेशन है। और जब फिजिकली लोग किसी चीज़ को साक्षात में देखते हैं तो लगता है कि हाँ यार ये चीज़ संभव है और की जा सकती है और करने लायक है। तो सही कह रहे हैं आप कि जब तक आप ये सोचिए ना कि आज से 200 साल पहले अंग्रेज आए यहाँ पर, आज हम जितने भारतीय हैं 200 साल पहले कितने भारतीय रहे होंगे? आज से तो शायद 100 गुना ज्यादा रहे होंगे ना। बिल्कुल 200 गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा रहे होंगे। मतलब हमारा खान पान, रहन सहन, कोई भी आदमी, आप स्वतंत्रता आंदोलन की फोटो उठा के देख लीजिए, कोई भी आदमी आपको बिना सिर का नहीं, मतलब बिना पगड़ी या बिना टोपी का नहीं मिलेगा। सर ढका हुआ रहता है, सर ढका रहेगा, धोती पहनेंगे लोग बाग, मूछे, बिना मूछे वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। बिल्कुल सही। छोटे छोटे से चीजें जो आदमी देख सकता है, कोई भी उठा के फोटो। 200 साल पहले और कितना ज्यादा रहा होगा, बहुत रहा होगा ना। बिल्कुल। आज तो हम केवल आ पाए हैं तो लुंगी पे आ पाए हैं, बंडी पे आ पाए, अभी मूछे भी मेरी गायब है, अभी चोटी गायब है, शिखा गायब है, हमें याद है कि टोपी गायब है। ये बचपन में हमें लोग बहुत ज्यादा टोकते थे और मतलब एम्बैरेस सा फील कराते थे कि तुम्हारी मूछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बिना मूछ के तो कोई रहता नहीं था। तो ये जब 200 साल पहले इतना स्ट्रांग वो था, और उस समय से आज हम जब देखें, मतलब मेरी तो फिर भी ठीक है, लेकिन आम जब देखें हम, तो किस मामले में हम भारतीय हैं यदि हमारी वेशभूषा के हिसाब से? किसी मामले में नहीं बचे हुए, किसी मामले में नहीं बचे हुए। ना हमारा खान पान वो है, ना हमारी बोली भाषा वो है। हम सीधे हिंदी के लगातार शब्द नहीं बोल पाते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस कोई शब्द नहीं बोल कि हम सोचते हैं अपनी आंचलिक भाषाओं के शब्द बोल पाते हैं, तो वो भी नहीं बोल पाते, उसमें भी बीच बीच में अंग्रेजी आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, ये सब आ जाएगा। तो ना हमारा भाषा वैसी बची है, ना हमारा भोजन वैसा बचा है, ना हमारी वेशभूषा वैसी बची है, ना हमारे भवन ऐसे बचे हैं, ना हमारे भजन ऐसे बचे हैं, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं बची हुई है। तो
200 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। एक ठेठ भारतीय आदमी से अभारतीय बन आ गया। लेकिन अब अभी भी हम देखें तो अभी भी हमारे में भारतीयता की 20-30% तो बचा हुआ है, और कुछ जीन्स में बचा हुआ है, जो स्मृतियों में बचा हुआ है, जिसकी अपन बात कर रहे हैं। तो उसको फिर से रिवाइव करना उतना कठिन भी नहीं है जितना हमको लग रहा है। वहां से इस स्थिति में आने को एकदम विपरीत दिशा में, भारतीय दिशा से पाश्चात्य दिशा में जाना में, और जितने भारतीय थे उस दिशा से आज जिस स्थिति में आ गए हैं, उसको आने में हमको 150-200 साल लगा। तो अभी हम तो 40% पुराने उसमें हैं, और हमारी स्मृतियों में शेष है, हमारे पास सारा कुछ दिख रहा है। यदि हम चाहें तो फिर से उसमें जाने में बहुत समय नहीं लगेगा। मतलब उसका सॉफ्टवेयर तो अंदर अपने कहीं ना कहीं जीन्स बिल्कुल में है, बिल्कुल संस्कारों में है। तो उसका अगर वही जो आपने कहा कि एक बार स्मृति जागृत हो जाए हनुमान जी जैसी अर्जुन जैसी, तो फिर वो जो सुख शांति संतोष आनंद की जो तलाश है आदमी को, वो दोबारा से पाई जा सकती है। यही की चीजें क्या है, मुश्किल है। अब ये आम जन सामान्य के लिए 60 साल इंतजार करना, 100 साल इंतजार करना सही बात है, कौन करना है? वो तो आदमी तुरंत, और खासकर हमारी मानसिकता आजकल ऐसी हो गई है पाश्चात्यता में कि हम रिजल्ट तुरंत चाहते हैं, अपने जीवन काल में चाहते हैं। लेकिन यदि हम ये सोच लें कि उस प्रक्रिया में 200 साल लगा है, तो इस प्रक्रिया में 100 साल लगेगा ही। बिल्कुल। और 100 साल पूरी सभ्यतागत परिवर्तन होने में लग रहे हैं, तो ये बहुत ही कम समय है। कम समय, यदि सभ्यतागत परिवर्तनों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम समय है। तो हम स्मृति जागरण जो गुरुजी करा रहे हैं, आम जन सामान्य में हो सकता है समय पहुंचे लगे, लेकिन ये जो कुछ लोगों के जो 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 जिसके टॉर्च बेरर हो सकते हैं, जो आगे मशाल लेके चलने वाले लोग रहे हैं, ऐसे कुछ 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों के भी दिमाग में स्मृति जागरण हो जाता है तो पर्याप्त है। सही है। एक हनुमान ही तो पर्याप्त था ना पूरी लंका को ढहाने के लिए। उसके लिए पूरे सारे लोगों का स्मृति जागरण तो नहीं कराया गया था। एक हनुमान जी, एक अर्जुन। हाँ, एक हनुमान जी, एक अर्जुन, तो उतने ही पर्याप्त है। तो हम ये सोचे कि नहीं सारे लोगों का स्मृति जागरण होगा, लेकिन उनके माध्यम से होगा, उनके माध्यम से जो बल महसूस करेंगे। तो ऐसा है, तो 2, 4, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 भी लोग तैयार होते हैं इस सब के माध्यम से। तो मेरे ख्याल से 100 साल का समय टाइम फ्रेम बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा। मैकाले ने एक छोटा सा चीज प्रयोग किया और आज हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। सही बात, सब कुछ केवल 150-200 सालों की बात है। 200 साल भी नहीं हुए इसको तो अभी तो। मैकाले ने जो इंट्रोड्यूस किया उससे तो अभी 200 साल भी नहीं हुए। सही बात है। तो ये बहुत ऐसा लगने में लगता है कि बड़ा विशालकाय चीज है, लेकिन उस दिशा में आप चल लेते हैं तो 10, 20, 50 साल में कोई बड़ी चीज नहीं है। ये आराम से सहज होने वाली प्रक्रिया है। जरूरत है हमको धीरज रखने की, धैर्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, अपने विश्वास होना चाहिए, हमारे जीते जी हो जाए तो। हाँ, ये वाला मामला नहीं होना चाहिए। आजकल वो क्विक रिजल्ट वाला जमाना आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तुरंत जमाना क्या, वो भी आधुनिकता की देन है, आधुनिकता की पूरी। आज हमारे पास में जो आयुर्वेद क्यों हम जो बोलते हैं उसमें क्विक रिजल्ट वाला तो बहुत ऐसा कुछ नहीं होता था कि नहीं ये चाहिए। आपकी जीवन शैली की बात होती थी। मुझे याद है हमारे बच्चे हुए थे तो बहुत तरह के ट्रीटमेंट जब डिलीवरी के बाद महिलाओं को दिए जाते हैं, जिसमें कितने तरह का धुआं देना है, कितने तरह की जड़ी बूटियां खाना है, उसकी मात्राएं होती थी, दवाइयों के रूप में दिए। तो जब पूछते थे उसका, बहुत सारे लोग महिलाएं हैं और आजकल के बच्चे उनका पूछते भी रहते हैं, बच्चे मतलब जो शादीशुदा हैं, जिनकी डिलीवरीज हो रही हैं, ये हो रही हैं, तो प्रसव हो रहा है, कि इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, इससे क्या हो जाएगा। जबकि उसका फ़र्क पड़ता था 40 साल बाद। जो आपने उस समय दवाइयाँ ली हैं, जो उस समय ट्रीटमेंट लिया है, जब आप मैच्योर मतलब 50 साल 60 साल की उम्र में पहुंचते हैं, उसका फ़र्क उस समय पड़ता है। उसके प्रिवेंशन के लिए 30 साल पहले दवाई ली जाती है डिलीवरी के समय। सही कह रहा। अब इतना कोरिलेशन किसके पास है हमारे पास में? उतना तो छोड़िए, ये बरसात में कौन सा कीड़ा कहाँ पे क्या बनाएगा, किस तरह से करेगा, उससे डिपेंड करेगा गर्मी कैसी पड़ेगी, ठंड कैसी पड़ेगी। अभी रिलेशन किसी को समझ में नहीं आता है। सही बात। तो हमारी पूरी आधुनिकता में ये क्विक फिक्स वाला जो है ना, कॉज एंड इफेक्ट वाला जो मामला है, बहुत उसका ड्यूरेशन बहुत छोटा कर रखा है। अपने यहाँ तो ये बोला जाता है ना कि बिना ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता, और यहाँ एक पत्ता हिल रहा है तो उसका प्रभाव दूसरी जगह पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये चीज को समझना बहुत महत्व का है कि आज हम थोड़ी सी चीज कर रहे हैं तो उसके प्रभाव, उसके विषय महत्व कितनी कहाँ कैसे कैसे पड़ सकते हैं, उसके बारे में हम सोच ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आधुनिकता में ये सब तुरंत वाला मामला है। ये खाओ पेट भरेगा, ये खाओ ये होगा, उसके प्रभाव कितने सारे में आपके पड़ेंगे। पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, चाउमीन खा लो, ये कर लो, उससे आपके पेट में किस तरह का प्रभाव पड़ा, जो कि तुरंत नहीं दिखता है। बच्चे बोलते हैं कहाँ हुआ, कुछ तो नहीं, हम तो खाए अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। और वो जब 20 साल बाद देखते हैं तो पता चलता है, 10 साल बाद देखते हैं तो पता चलता है कि सारे लोग लीवर की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, कहीं उससे ग्रसित हैं, कहीं ये चीज़ है।
तो ये जो पूरा है, जी। उस दृष्टि से स्मृति जागरण को हमको देखना पड़ेगा। आम जन सामान्य के हिसाब से शायद वो दिक्कत हो अभी, है ना, लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को समझते हैं और वो समझते हैं कि तो वो क्या चीज़ें हैं जो आप बात कर रहे थे। दूसरा प्रश्न था कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके विषय में हमको स्मृति जागरण होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये, मतलब कुछ 3-4 चीज़ें प्रमुख जो गुरुजी की पूरी बातचीत से मुझे समझ में आई हैं, वो 3-4 चीज़ें हैं। एक तो जो गांव हमारे हैं, ये 4 गांव या हमारी पूरी व्यवस्थाएं जो हैं, ये 4-5 चीज़ों के समन्वयक रहे हैं। 4-5 स्तंभों पे खड़ी रही पूरी व्यवस्था। और वो 4-5 स्तंभ क्या हैं, जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। सामाजिकता, कलात्मकता, आध्यात्मिकता, सामाजिकता और आर्थिक जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था कि जो अर्थव्यवस्था भी सामाजिक है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। और ये एक तरह से देखने में हमको लगता है कि पूरे व्यापक उस स्तर पे है कि गांव में बड़े भारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने जब इस पर थोड़ा सा अध्ययन किया तो ये पाया कि हर छोटी चीज़ में, से फॉर एग्जाम्पल मुझे कड़ा पहनना है, तो कड़ा में इसका केवल वैज्ञानिक पक्ष नहीं है कि हमको कड़ा यहाँ पे ही धारण किया जाता है कलाई में, कहीं और क्यों नहीं धारण किया जाता है, सही बात। उसके पीछे विज्ञान है। किस धातु का बनना है, उसके पीछे विज्ञान है। कितना वजन, क्या, कैसा, उसके भी रहे होंगे, अब आजकल लोगों को नहीं पता है, लेकिन उसका भी एक रहा होगा। तो ये उसका विज्ञान हुआ। लेकिन वो कड़ा कैसे भी नहीं हो, वो कलात्मक भी हो, वो उसके साथ साथ उसमें उसका आपको आध्यात्मिक दिशा में ले जाने वाला हो। ऐसा नहीं कि उसको पहनने से आप अनाध्यात्मिक हो सके, उसकी दिशा आपकी आध्यात्मिक हो। और ये कड़ा फैक्ट्री वैक्ट्री में नहीं बन के कारीगरों के माध्यम से बने, ताकि उनकी सामाजिकता इंश्योर्ड रहे, उनको लगातार रोजगार मिले, ये सारी चीजें हों। और इसके लेन देन के तरीके, उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी हो जो सामाजिक हो, लूट वाली ना हो, लाभ वाली हो, लोभ वाली ना हो। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ों में, हम क्या कपड़ा पहन रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, हर सारी चीज़ में। अब आप तिलक लगाए हुए हैं, तिलक लगाने का लोग आजकल क्या कहते हैं, केवल वैज्ञानिक कारण देंगे कि हाँ उसके लगाने से ये होता है, आज्ञा चक्र में ये सारी चीज़ होती है, चंदन ठंडक करता है, और भी दुनिया भर की चीज़ें होंगी। वो तो है ही है। हमारे लोग केवल विज्ञान पे नहीं रुके, ये एक बहुत बड़ी महत्व की चीज़ है जानने वाली। विज्ञान तो है ही, बहुत बेसिक चीज़ है वो हमारी। आज विज्ञान को ही सब कुछ मान लिया गया, वैसा नहीं है। विज्ञान के साथ साथ क्या वो कलात्मक है, क्या वो हमारी एस्थेटिक सेंस, सौंदर्य दृष्टि को बढ़ा रही है या घटा रही है, क्या उससे हमारी आध्यात्मिकता की हम दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, क्या वो काम करने से हम व्यक्तिवादी हो रहे हैं या सामाजिक हो रहे हैं, इंडिविजुअलिस्टिक बन रहे हैं या सोशल बन रहे हैं, क्या वो जो अर्थव्यवस्था है वो लूट वाली अर्थव्यवस्था है। उसको अब टीका का ही यदि हम 50 तरह के खरीदने बेचने ये सारी चीज़ करने लगेंगे तो वो एक अलग तरह की पद्धति होगी। लेकिन एक सामाजिक ढंग से काम होगा, उसका बंटवारा, तो जजमानी व्यवस्था की अपनी उसमें समय लंबी चौड़ी बातचीत रही है। तो ये सारी कोई भी चीज़ उठा के देख ले, किसी भी चीज़ में ये 5-6 स्तंभ बहुत महत्व के हैं, बहुत महत्व के। अब ये इसके बारे में हम कितने लोग जानते हैं? या तो हम टेक्निकल चीज़ में आ जाएंगे या उसकी इकोनॉमिक चीज़ में आ जाएंगे, कितना पैसा बन रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें बस मैक्सिमम। महंगे सस्ते में आता है, सब बहुत महंगी होगी तो उस चीज़ को बहुत अच्छा मानते हैं। मतलब ये पैरामीटर जैसा हो गया है, एक ही दृष्टि रहेगी कि महंगी है मतलब बहुत अच्छी है, चाहे वो उसके कितने भी नुकसान की चीज़ बिल्कुल। तो ये एक मूल मंत्र ये है जो आप बोल रहे हैं, 5-7 चीज़ें जिसके बारे में स्मृति जागरण। दूसरा मूल मंत्र हमारे यहाँ पे है कि हमारे यहाँ जो गांव या व्यवस्था रही है वो इस तरह की रही कि सभी के आहार की सुरक्षा और सभी के गौरव की व्यवस्था। कोई भी आदमी काम क्यों करता है, कोई भी आदमी, कि उसमें उसकी आहार की सुरक्षा हो। आहार से यहाँ मतलब थोड़ा उसमें लेके जाए, रोटी कपड़ा मकान वाली जो चीज़ें, उसकी भौतिक ज़रूरतें जितनी हैं वो सारी पूरी होती हो उससे। और दूसरी चीज़, उस काम को करने से उसको गौरव मिलता हो, सम्मान मिलता हो, तब वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये दूसरा चीज़। हमारी व्यवस्था ऐसी थी जिसमें ये सामाजिक अर्थव्यवस्था वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी। लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, बंसकार, ऐसे जो जुलाहे, जितने कारीगरों वाले जितने सारे लोग था, समाज था, जहाँ ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से इंश्योर की जाती थी। आज फैक्ट्री बैठ के कोई एक आदमी बड़ा बनता जा रहा है और बाकी लोगों को कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। सबके आहार की सुरक्षा। बेरोजगारी हमारे यहाँ शब्द नहीं था। बेरोजगारी सभ्यता शब्द ही अंग्रेजी शब्द के साथ में आया। उसके पहले कोई बेरोजगार नहीं था, हर किसी के पास काम था। लोहार के लड़के को कुछ चिंता नहीं थी कि मुझे क्या करना है बड़े होके। सही है। सुनार के लड़के को चिंता नहीं थी, बनिए के लड़के को चिंता नहीं थी, ब्राह्मण के लड़के को चिंता नहीं थी, चर्मकार के लड़के को चिंता नहीं थी कि मैं क्या करूँगा। आज तो 5 साल का बच्चा होता तो आदमी पूछने बड़े होके क्या करोगे। सही बात।
तो ये पूरी बेरोजगारी वाला जो मामला है, असुरक्षा का भाव जो है, वो केवल उसी कारण आया हुआ है। तो दूसरा जो प्रमुख चीज़ है। तीसरी प्रमुख चीज़ जो है, ये डिज़ाइन, कि हम कैसे कपड़ों पहन रहे हैं, कैसे घरों में रह रहे हैं, कैसा खान पान खा रहे हैं, किस तरह के ऑफिसेस में जा रहे हैं। ये तो फिजिकल डिज़ाइन जितनी सारी चीज़ हुई, और उसके साथ साथ सामाजिक डिज़ाइन, कि हम किस व्यवस्था में रह रहे हैं, हमारी खाने की व्यवस्था क्या है, हमारी भोजन की व्यवस्था क्या है, हमारे खेती की व्यवस्था क्या है, जंगल की व्यवस्था क्या है, ज़मीन की व्यवस्थाएं क्या है, आजीविकाओं की व्यवस्थाएं क्या है, दंड की व्यवस्थाएं क्या है, न्याय की व्यवस्थाएं क्या है, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं क्या है। तो ये सारी, ग्राम की पूरी व्यवस्था क्या है, ये सारी व्यवस्थाएं किस तरह की रही हैं, वो हमारे तरह की कभी रही हैं। तो ये तीसरी चीज़। और चौथी चीज़ जो सबसे महत्व की है, जिसके बारे में उसमें भी पहले वाले में भी आ चुका है, लेकिन उसको अलग से वर्णन करना जरूरी है, कि अर्थव्यवस्था। ये नोट का चलन जब से चालू हुआ है, मुद्रा, हमारे यहाँ धन के कई रूप रहे हैं ना, लक्ष्मी भी कई प्रकार की मानी गई, धन भी कई प्रकार के माने। 8 तरह के धन तो वैसे ही चलते हैं, कि धन और धान्य, धान्य भी एक तरह का धन था। मुद्रा तो धन थी, सिक्के जिसको बोलते हैं, लेकिन सिक्कों का प्रचलन बहुत ही मिनिमल था। मुख्य धन जो हमारा था, वो धान्य ही था, अनाज ही था। फिर उसके बाद पशुधन होता था। पशुधन में भी अलग अलग तरह के हैं, गौधन है, अजधन है, अश्वधन है, तो ये गजधन है। तो हाथी वाला जो है, हाथी भी आपके जितने हैं वो हैं। अश्वधन है, तो अश्व जितने हैं वो भी एक धन के रूप में है, गाय भी एक धन के रूप में। अजधन माने बकरियां भी, भेड़ बकरियां भी एक धन के रूप में ही मानी जाती थी। तो ये धन के स्वरूप हैं। फिर उसके अलावा विद्या भी एक धन माना जाता था। कच्चा माल भी एक धन होता था, कारीगरों को जो कच्चा माल होता था वो भी एक धन था। उसी में ही आपकी मजदूरी दी जाती है। आप सूत कताने जाते थे जुलाहे के पास में, तो उसकी मजदूरी सूत में ही होती थी, उसकी मजदूरी सूत में ही रख लेता था। आप कुछ और काम कराने जाते थे, तो वो काम क्या, जो मटेरियल होता था, रॉ मटेरियल, वही उसका धन होता था, उसी में ही वो अपनी मजदूरी रख लिया करते थे। लोहार के पास जाएं, सुनार के पास जाएं, बढ़ई के पास जाएं, तो ये सारी चीज़ों की में लकड़ी रख लिया उसी में। तो ये इस तरह से चीज़ें चलती रहीं। तो ये धन के हमारे यहाँ कई रूप रहे। और उसके समाज जो अर्थव्यवस्था पहली, वो अर्थव्यवस्था हमारी लाभ की थी, ना कि लोभ की थी, लूट की थी। ये हमारी लूट की व्यवस्था जो आजकल आ गई है, हर चीज़ में पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, ये एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था आ गई। तो व्यापार के भी कई, अभी धन के हस्तांतरण का जो तरीका है, केवल व्यापार रह गया है। आप कुछ खरीदो, मैं बेचूंगा। जबकि हमारे धन के हस्तांतरण के बहुत तरीके थे। दान भी हुआ करती थी, कितने लोग अब दान कर रहे हैं। दान होता था, दक्षिणा होती थी, भिक्षा होती थी। भिक्षावृत्ति पे पैदा करने वाले 7000 उपजातियाँ हुआ करती थी, जो केवल भिक्षावृत्ति पे ही जीती रहती थी। फिर उसके बाद मान होता था, मर्यादा होती थी, न्यौछावर होता था, शगुन होती थी। कितनी चीज़ें बची हैं अभी, और उसका मैग्नीट्यूड बची भी है, तो कितने मैग्नीट्यूड में बची है, बहुत कम। सही बात। तो जो खरीदी बिक्री वाला जो मामला, इवन हमारे यहाँ तो कारीगर की से भी जो चीज़ खरीद होता था, उसको खरीदी बिक्री नहीं होती थी। वो कारीगर भी यही बोलता था, आप किसी कपड़े सिलवाने जाओ दर्जी को, तो ये नहीं बोलता था कि इसका फलाने का ऑर्डर है, बोलता फलाना चीज़ हमको उसको देना है भाई, अभी हम बाद में आपको देंगे। कुम्हार के पास भी जाओ तो वो खरीदने बेचने वाला नहीं होता, देना लेने की बात। तो ये पूरी पद्धतियाँ उस तरह की रही हैं। तो ये 4-5 प्रमुख चीज़ें हैं। जैसे तो बहुत सारे जैसे भारतीय व्यवस्थाओं की बात करना चाहे तो आदमी कितनी लंबी चौड़ी बात हो सकती है, एंडलेस है। बट ये 4-5 प्रमुख चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको देखना चाहिए, समझना चाहिए, इसेंशियली जिसको है जी। तो ये बहुत बढ़िया है। हम बाकी विषयों की तरह इन विषयों पर भी और डिटेल में चर्चा करेंगे। आपसे बातचीत के दौरान मुझे बस एंड में मैं उसको समराइज ऐसा कर रहा हूँ कि जैसे मैं पूछ रहा था ना कि करने लायक क्या है, तो आपने दूसरे वीडियोज में मेंशन किया, बीज संरक्षण की बात की थी। तो मुझे लगता है अगर कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, तो ये अगर इसके बारे में जैसे स्मृति जागरण भी अगर हो गई, वो अगर हमारे स्मृति में आ गई है कि ये बहुत सुंदर व्यवस्था हमारी थी, जीवन शैली थी, तो शायद भी ये हमारी मेमोरी में जो फीड हो जा रहा है, वो एक बीज संरक्षण जैसे ही है। क्योंकि ज्ञान तो कभी नष्ट नहीं होता है, शरीर अगर नष्ट हो भी जाता है। सही है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था, हमारी तो पूरी व्यवस्था है, मौखिक जीवन शैली समझाती कि अगर ये हमारा ये जन्म खत्म हो रहा है, तो ऐसे नहीं हम खत्म हो जा रहे हैं। अगर ये हमारी स्मृति के रूप में भी अगर है, तो भगवान वो व्यवस्था करते हैं कि आपको अगला जन्म जो है उस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए दे देता है। नहीं, और हमारे यहाँ तो जैसे बोला जाता है ना कि मौखिक परंपरा पे ही सारा कुछ चला है ना। वेदों को लिखने की बात नहीं हुई है ना, उनको तो रटा रटा की इतनी पीढ़ियों से आज तक आए हैं यहाँ पर,
या जितने भी ग्रंथ हमारे रहे हैं वो सब, अभी तो प्रिंटिंग विंटिंग तो अभी चालू हुई है, जी। उसके पहले बहुत कम वो होती थी। सही बात। रामचरितमानस हमारे यहाँ पे गांव-गांव में लोग हैं, उनको कंठाग्र होती है, कंठस्थ रहती है। कंठस्थ रहती है। तो ये जो उस सेंस में कि हाँ कुछ करेंगे ही तो ही होगा, वो जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल उससे सहमत हूँ मैं, बिल्कुल, कि ये हमारी स्मृतियों में, हमारी इसमें रह गया, तो वो भी अपनी तरह से एक चीज़ है। चलिए अब अगले विषय पर हम फिर से आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आपसे, और हाँ, ये किताब है, किसी चाहिए तो नाम, एड्रेस वगैरह, नंबर मेंशन कर देंगे। तो बाकी किताब की तरह ये वाली भी मैं रेकमेंड पर्सनली कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं भैया के साथ बैठा हूँ। मतलब मेरी जो थोड़ी सी स्मृति जागरण शुरू हुई थी, वो उसका सबसे पहली वजह ये यही वाली किताब थी। तो आई हाईली रिकमेंड कि इस किताब को जरूर खरीदा जाए और पढ़ा जाए। तो विदा लेते हैं भैया। चलिए, राधे ठीक है राधे, जी, राधे राधे, जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे।